हम्म। जलसीमियम में जब हम पढ़ते हैं ना, कभी भी स्पैस्मोडिक नहीं है जलसीमियम अगर पढ़ोगे। जीपी जलसीमियम में अगर पैरालिसिस होएगा वो फ्लैसिड पैरालिसिस होएगा, यानी कि जान ही चले जाएगी, ऐसे लटक जाएगा हाथ। स्पास्टिक नहीं होएगा कि ऐसे टाइट हो गया बिल्कुल। सो नक्सवामिका का अपना जो होना है, नक्सवामिका की जो बीइंग है, जो प्लांट की एनर्जी है, वो स्पैज्म क्रिएट करने वाली है। वो सब ऑर्गन में अगर इफेक्ट करेगी तो स्पाज्मोडिक होएगा, स्पैज्म करेगी। ऐसे ही सेम केमिकल है उसमें, इग्निशिया में, जो हमने डिस्कस किया था। तो इसीलिए जो ऑथर्स हैं उन्होंने अलग अलग एंगल पर इसको डिस्कस किया हुआ है, पर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है सिर्फ उन्होंने, पर इम्पोर्टेंट है। उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि इग्निशिया भी नर्वस सिस्टम पे वर्क करती है, जस्ट लाइक नक्सवामिका। पर इग्निशिया का जो एक्शन है वो स्पाज्मोडिक और स्टिमुलेटिंग ना होके, राइट, कि वो स्टिमुलेट नहीं कर रही है उसको, एग्रवेट नहीं कर रही है। सपोज कोई सिचुएशन आई, सिचुएशन में एक पेशेंट एजिटेट हो जाएगा, बहुत अग्रेसिव हो जाएगा, लड़ने को दौड़ेगा, राइट, ये एक्साइटेड स्टेट है। दूसरा बिल्कुल चुप कर जाएगा और रोने लग जाएगा, राइट, ये वो स्टेट है जिसमें एक्साइटमेंट नहीं है। तो जब अगर इसको पढ़ोगे इग्निशिया को, तो आपको एक चीज बहुत स्ट्रांग मिलेगी कि अगर नक्सवामिका से कंपेयर, नक्सवामिका से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि उसका फैमिली सेम है, उसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन सेम है, केमिकल सेम है, फिर भी वो केमिकल अपना एक्टिव रिएक्शन ना देके अपना पैसिव रिएक्शन दे रहा है उसमें। तो उसमें कैसे है, एटोनी। फॉर एग्जाम्पल जो नर्वस सिस्टम है, जब वो इफेक्ट होता है तो वो क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। इसमें एक्सेसिव ओवर स्टिमुलेशन हो रही है, उसमें एटोनी हो रही है। तो इसीलिए बोनिगसन ने अगर जो रूब्रिक लिखा हुआ है टोनी, उसमें सिर्फ 3 दवाइयां, उसमें एक इग्निशिया रखी हुई। सो एनी एटोनिक कंडीशन इन द बॉडी, तो इग्निशिया को वहां हमें सोचना चाहिए, इसको ऐसे देखना चाहिए। अब कैसे कैसे एटोनिक कंडीशन होती है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, राइट, तो वो आपको पता चल जाएगा। आर यू गेटिंग इट? किसने पूछा था ये? यस सर। तो वहां आपने देखना है कि एटोनिक कंडीशन क्या है और कैसे काम करेंगे। सपोज नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का नहीं चलना, राइट, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मली पेशेंट का अपने आप को एक्सप्रेस ना करना उस कंडीशन में, ये भी वही है कि जो टोन होनी चाहिए वो नहीं है, एटोनिया। और ऐसा ही हमने एबिस में भी पढ़ा था ना, एटोनिक कंडीशन ऑफ द स्टमक, जिसके कारण उसको वेट फील होता था। तो अब जो फंक्शन होना चाहिए जिस ऑर्गन का, वो फंक्शन नहीं हो रहा है, तो वो उसको हम कहेंगे कि एटोनिक कंडीशन। क्लियर है? हाँ जी सर, हो गए थे। अच्छा, और बताओ कोई, किसी को कोई डाउट है तो, नहीं तो चलें आगे। चलें, चलो। आजा भाई, की नाम है बता, एक एक करके करते हैं। तुषार, हाँ जी सर। चल पहला पैराग्राफ पढ़ जरा एलन की नोट से, और तू बता तुझे क्या समझ आया, एक्सप्लेन कर क्या कहना चाहता है, ओके सर। क्योंकि आपको भी आना चाहिए ना। स्पेशली suited to nervous temperament, women of a sensitive, easily excited रुक nature. रुक, जरूरी पढ़ना नहीं है हमने, एक्सप्लेन करा इसको, क्या कहना चाहता है वो। स्पेशली सूटेड टू नर्वस नर्वस टेम्परामेंट। सर जो टेम्परामेंट है उसका, क्या होता है टेम्परामेंट? सर लाइक उसका बिहेवियर, हम्म। क्योंकि वो जो उसका नर्वस टेम्परामेंट बेसिकली जो वो छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाएगी हम्म। जल्दी। उसको हम्म। गुस्सा भी जल्दी आएगा, और हम्म। उसका मूड भी सडनली बहुत एकदम से चेंज हो जाया करेगा। हम्म। और बेसिकली जो वुमेन है बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इजिली एक्साइटेड नेचर वाली है। हम्म। एंड डार्क हेयर एंड स्किन बट माइल्ड डिस्पोजिशन। हम्म। और ये थोड़ा मेरे को समझ नहीं आया था कि एंड हम्म। स्किन बट माइल्ड डिस्पोजिशन। हम्म। और उसके आगे लिखा है क्विक टू परसीव एंड रैपिड इन एग्जीक्यूशन, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की थी कि उसको एक बार वो हम्म। चीज देख ले उसको दोबारा
तो उसको याद करने या देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और इन स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट विद द फेयर कॉम्प्लेक्शन यील्डिंग लैक्रिमोस बट स्लो एंड इनडिसिसिव पल्सटीला। तो सर पल्सटीला भी इसके कंपैरिजन में वो भी स्लो होती है, यील्डिंग होती है, फिर उसका भी फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। बट पल्सटीला ऐसे रिएक्टर शायद नहीं करती जिस तरह से इग्निशिया करती है। जिस तरह इग्निशिया की एक पिक्चर है, वो लाइक वो फैंटेसी बनाती है, वो सब चीजें प्लान करके चलती है, उसको बिल्कुल नहीं भी नहीं 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 नहीं, जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वैसे डिफरेंशिएट करेंगे जैसे लिखा हुआ है इसने। इसने क्या लिखा, ये वहां गया ही नहीं है। ये क्या कह रहा है, इन स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट विद द फेयर कॉम्प्लेक्शन, राइट, yielding lachrymose but slow and indecisive pulsatilla। तो वो उसके उसको कर रहा है। इसमें क्या है, डार्क हेयर एंड स्किन। इसकी स्किन कैसी है, डार्क हेयर एंड स्किन है, बट माइल्ड डिस्पोजिशन। इसका डिस्पोजिशन माइल्ड है। उसको उसने उससे कंपेयर किया, हम बाकी पिक्चर से कंपेयर नहीं करेंगे। स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट विद अ फेयर कॉम्प्लेक्शन yielding lachrymose but slow and indecisive, जो इग्निशन नहीं होगी। तो उसने बोला है इसको ऐसे डिफरेंशिएट किया है। तो इसको पढ़ने के लिए एनीबडी, कोई और बताओ, कोई आइडिया कैसे पढ़ोगे, पहली लाइन ही कैसे पढ़ोगे, स्पेशली सूटेड टू द नर्वस टेम्परमेंट। याद है ना, हमने 4 टेम्परमेंट पढ़े थे। हमने सैंग्यून टेम्परमेंट पढ़ा था, बिलियस पढ़ा था, लिम्फेटिक पढ़ा था, नर्वस है। एनीवन? सृष्टि? हाँ जी सर। बता बच्चे, तेरा आइडिया क्या है इसमें? जब हम पढ़ते हैं नर्वस टेम्परमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि जैसे हमने उस दिन भी पढ़ा था कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत होती है, हर चीज को वो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन कर देती है, कंट्रोल्ड भी हम्म है। मतलब हम्म नर्व इमोशनल लेवल पे, नर्वस लेवल पे वो उसका थोड़ा है, मतलब मार्क्ड रिएक्शन। इसलिए इस हम वो 4 टेम्परामेंट्स जिनके आपने नाम लिए, तो उसमें से इसका नर्वस ही हम मानेंगे, हम्म क्योंकि वैसे भी इसके हर रिएक्शन हिस्टेरिकल है, हम्म डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस हैं। तो हम्म इसलिए मतलब जरूरी नहीं है कि नर्वस टेम्परामेंट हो ही हो अगर वो इग्निशिया है, पर हम हम्म मोस्टली हमें मिलेगा ही। एनीवन एल्स कुछ ऐड करना चाहो इसमें? एनीवन? अब देखो, इस बात को ना समझो एक बार। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बोला था कि एलन, ओल्ड एलन क्यों पढ़नी चाहिए, और न्यू एलन में और ओल्ड एलन में फर्क क्या है, याद है ना? जब भी कोई, सपोज आप अपनी लाइफ का कुछ लिखो, किसी, फॉर एग्जांपल आप किसी मेडिसिन के बारे में कुछ बताओगे, तो पहली चीजें क्या बताओगे जो उस दवाई की बहुत खास है। उसके बाद वो जो पूरी की पूरी इमेज है वो स्लोली स्लोली डाउन जाएगी टू द, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होएगा टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। सो एलन जब लिखते हैं उसको, जो एलन ओरिजिनल एलन है जो अभी रीऑर्गेनाइज नहीं की हुई है, उसमें जो पहली दूसरी लाइन होंगी उसमें जब वो एड्रेस करते हैं, वो एड्रेस स्पेसिफिक नहीं है, वो एड्रेस ओवरऑल है। आप इसको ऐसे लेके चलो कि वो वाइटल पैटर्न है इन रिस्पॉन्स टू कोई भी स्टिमुलस, राइट। सो जब एलन लिखेगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो सिर्फ नर्वसनेस को नहीं वो कर रहे हैं, डिपेक्ट कर रहे हैं। वो ये नहीं कहना चाहता है कि वो पेशेंट नर्वस है, वो ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है नर्वस टेम्परामेंट, सारा का सारा टेम्परामेंट। इसका मतलब उस टेम्परामेंट में, जैसे हमने कॉलरिक पढ़ा था, जैसे बिलियस पढ़ा था, राइट, उसकी सारी बॉडी उससे गवर्न हो रही है। तो इग्निशिया का, उसका माइंड, उसकी नर्व, उसका इमोशन, इवन डाइजेशन, राइट, डाइजेशन हो गया, बॉडी के और चीजें हो गई,
वो सारा का सारा कैसे गवर्न होएगा? वो गवर्न होएगा थ्रू द नर्वस टेम्परामेंट, राइट? तो नर्वस टेम्परामेंट कैसा होएगा? जो रिस्पॉन्ड क्विकली करेगा, इंटेंसली करेगा, राइट, और फाइनली करेगा टू द आउटर स्टिमुलस। ये चीज इग्निशिया में समझनी बहुत जरूरी है। सो जब हम इग्निशिया में पढ़ते हैं, इसको ऐसे लोगों ऐसे लेके चलो कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई म्यूजिक प्ले करते हैं सपोज, राइट? उस म्यूजिक की जो कॉर्ड्स हैं, जब हम उसको फाइन ट्यून कर देते हैं, फिर स्लाइटेस्ट उसकी जो मूवमेंट है वो आप उसको फील कर सकते हो। जैसे गिटार ही है, गिटार को अगर जो फाइन ट्यून करोगे तो उसकी जो साउंड आएगी, वो छोटे छोटे स्टिमुलस से आप उसको फील कर सकते हो। अगर लूज होएगी तो वो साउंड नहीं क्रिएट होगी। तो इसको आप ऐसे लेके चलो कि ये फाइनली ट्यून्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एक तरह का, राइट? उसकी परसेप्शन ही ऐसे है, उस उसकी। जहां हम वो क्या पढ़ते होते थे फिजिक्स में, क्या बोलते हैं उसको, ट्यूनिंग फोक। जब सेम रेजोनेंस का आता है तो वो कैसे एकदम से रेजोनेट करता है, जस्ट लाइक दैट। और कोई भी स्ट्रेस, कोई भी ग्रीफ, कोई भी सिचुएशन इसको आउट ऑफ वो ट्यून कर देगी, आउट ऑफ ट्यून कर देगी। वहां से प्रॉब्लम है। सो फॉर एग्जाम्पल है हार्ट साउंड, किसी ने कोई, अब देखो, जब नर्वस टेम्परामेंट है, जब इसका माइंड, नर्व्स, इमोशन और डाइजेशन, ओवरऑल बॉडी का सिस्टम सब कुछ एज के ऊपर है, सब कुछ वैसा है कि ये छोटी छोटी चीजें भी फील करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये किसी से बात कर रहा है, चाहे अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है, चाहे अपने फिजिशियन से बात कर रहा है, अपने टीचर से बात कर रहा है, अपनी फ्रेंड से बात कर रहा है, उसमें जो स्लाइट चेंज इन द टोन है, ये पिक करेगा उसको। तो ये भी क्विक टू परसीव है, तो बहुत जल्दी पिक करेगा। सो इट रिस्पॉन्ड क्विकली, इंटेंसली, राइट? सो बाहर के जो स्टिमुलस हैं, बाहर का कोई भी एक्सपीरियंस है, सपोज अगर कोई सॉन्ग सुनेगा तो इंटेंसली सुनेगा, अगर किसी से इमोशनल शेयर करेगा तो इंटेंसली शेयर करेगा, राइट? तो इसीलिए जब ये अपसेट होएगा, तो अपसेट भी आउट ऑफ प्रोपोर्शन होएगा। तो हमें कैसे लग सकता है कि यार ये क्या ड्रामा है, यार तू ऐसे क्यों रो रही है, तू ये क्यों कर रही है, तू ऐसे क्यों रिस्पॉन्ड कर रही है, इतनी भी क्या बात होगी? पर उसके लिए बहुत बात होगी, उसके लिए वो बात बहुत बड़ी है। बेसिकली हम उसको ऐसे लेके चलते हैं कि जैसे कि शी इज ओवर रिएक्टिंग। मैं शी इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि उसके लिए ये नेचुरल रेजोनेंस है, राइट? शी इज ओवर रिएक्टिंग। पर प्रॉब्लम की है, शी इज नॉट ओवर रिएक्टिंग, शी इज ओवर एक्सपीरियंसिंग दैट। वो उसको इतनी सटल वे में एक्सपीरियंस कर रही है कि सडन वर्ड्स अगर आपने बोल दिए, सडन चेंज इन द लाइट और इमोशन, वो उसकी नर्व्स को वाइब्रेट करेगा, राइट? ये नहीं कि वो कमजोर है उसकी, ये याद रखना है इसको आपने। ये नहीं है कि वो कमजोर है, यहां से बाकी की रेमेडीज डिफरेंशिएट होंगी, राइट? कमजोरी नहीं है ना उसकी नर्व्स में, वो सेंसिटिव है, वो इतनी सेंसिटिव। आर यू गेटिंग इट? तो यहां पर उसकी सेंसिटिविटी ये शो करती है। तो जो जब केंट ये कहना चाहते हैं, तो वो क्या कहना चाहते हैं कि उसका जो नर्वस टेम्परामेंट है, मतलब उसकी बॉडी, उसका माइंड, उसके इमोशन, उसके फिजिकल सिम्टम, उसकी एनर्जी इतनी सेंसिटिव है, इतनी, क्योंकि वो स्लाइटेस्ट चीज को भी फील करेगी, स्लाइटेस्ट बात को भी पिक कर लेगी। क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट है तो बताओ पहले, फिर एक एक करके आगे चलते हैं। देखो इसी बात को मैं आगे रिलेट करता हूँ। आगे जाके ना एक लाइन आएगी, देखो उसमें लिखी होगी एल में, फाइनली सेंसिटिव मूड एंड डेलिकेट कॉन्शियसनेस। देखो लिखी हुई है ये लाइन। हाँ जी सर। क्या मतलब है इसका? देखो अब इसको उसके साथ रिलेट करके देखो ये क्या कहना चाहता है। एनीवन? कोशिश करो, गलत ठीक के चक्कर में मत पड़ो। एनीवन? छोटी सी बात से भी वो अफेक्ट हो जाएंगे, हम्म। और जो उनका कॉन्शियस है वो बहुत ज्यादा डेलिकेट है, मतलब कि शायद कोई अगर जरा सी बात बोलेगा तो वो अनकॉन्शियस हो सकते हैं। हम्म।
और सर यानी डेलिकेट कॉन्शियसनेस मतलब कि थोड़ा सा भी, जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा भी अगर चेंज होगा, जैसे टोन में ही चाहे चेंज हो रहा है किसी पर्सन के बोलने में, तो वो हम्म चीज वो ज्यादा सेंसिटिव है, वो पिक कर लेंगे। हम्म, सही है। और पर जैसे हमारी कॉन्शियसनेस हमें आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में बताती है, तो हम्म उनकी कॉन्शियसनेस इतनी डेलिकेट है कि कुछ भी एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो उसके प्रति वो सेंसिटिव होंगे। यस, देखो, कंसेंशियस और कॉन्शियस दोनों में फर्क है, ठीक है ना। इन दोनों में फर्क है। इट इज मोर ऑफ, इसको ऐसे लेके चलो कि जैसे हम वो पढ़ते हैं सुपर ईगो, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग के इश्यूज जो होते हैं, राइट, वैसे। मगर ये सोचो कि अगर एलन सर ने सेंसिटिव लिखना था तो सेंसिटिव मूड लिख सकते थे, तो फाइनली सेंसिटिव मूड का क्या मतलब हो। मतलब सर हल्का सा भी तो चेंज अगर, हम्म मतलब सर उसे कोई भी स्लाइटेस्ट थिंग, कोई भी स्लाइटेस्ट एक्शन, मोशन होगा, उसे उसे हर चीज वो सेंसिटिव, इतना सेंसिटिव है कि वो हर छोटी चीज से अफेक्ट हो जाएगा फाइनली, और एकदम deep। और अपने दिमाग में और चलाओ थोड़ा दिमाग इसको, फिर ऑप्शंस अगर जब मैं डिस्कस करूंगा तो वो बेटर अंडरस्टूड करोगे। सोचो क्या क्या और ऑप्शंस हो सकती हैं, क्यों यूज किया होगा फाइनली वर्ड। बिना कारण से ये याद रखो, जब एलन जैसे लोग, हेनेमन सर जैसे लोग जब कुछ लिखते हैं, राइट, तो वो वर्ड वैसे ही नहीं यूज कर देते कैजुअली। जैसे हम कैजुअली चीजें बहुत लगा देते हैं जब बोलते हैं कुछ करते हैं ना, पर हेनेमन सर जैसे लोग और एलन जैसे लोग ये कभी भी कैजुअली कुछ नहीं लिखते, कभी भी। उन्होंने अगर इसको किया होगा तो बहुत सोच समझ के कितनी बार एडिटिंग करके किया होगा कि उसकी जो सोल है उसको मेंटेन किया जा सके, है कि नहीं। देखो सेंसिटिव तो सेंसिटिव ही होता है, राइट। सेंसिटिव क्या होएगा, सेंसिटिव क्या होता है, जो जल्दी फील करता है। सेंसिटिव वही है ना जो जल्दी फील करता है। पर फाइनली सेंसिटिव क्या होएगा, सो इट इज नॉट जस्ट सेंसिटिव, इट इज फाइनली ट्यून्ड। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, सो इग्निशिया का ऐसे लेके चलो कि ये रिएक्ट नहीं करते, जो नॉर्मली हम कहते हैं कि यार बहुत रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते। बेसिकली ये हर छोटी चीज को फील करते हैं, उस चीज को, उसका एहसास महसूस करते हैं। बोलने से पहले ही ये उस फॉर एग्जाम्पल जो अनॉइंस है उसको फील कर लेंगे कि कोई बात है, कुछ हुआ है, ये अपसेट है। अभी वहां से वो बात आई भी नहीं है, उससे पहले, राइट। सो इग्निशिया पर्सन कहते, इसको ऐसे लेके चलो, ये जस्ट ये रिएक्ट नहीं करेंगे, बट ये फील करेंगे द वाइब्रेशन अराउंड देम, राइट। सो एनी हार्श वर्ड और ए जेस्चर और इवन चेंज इन द टोन और साइलेंस किसी की, वो उसको पिक करेंगे बहुत ज्यादा। सो इस चीज को आप कह सकते हो, जिसे हम बोल सकते हैं कि इट इज ए फाइन सेंसिटिविटी, राइट। और यही यही सेंसिटिविटी इनको और क्या देगी, सोच के देखो। यही सेंसिटिविटी और क्या देगी। मैंने आगे भी बताया था, जैसे जब कोई शायर कहता है कि चंद मासूम से पत्तों का लहू है फाकिर, उसे महबूब की हाथों की हिना कहते हैं। अब ये लिखने वाला कौन बंदा होएगा, ये कौन होते हैं, ये जो चीज लिखते हैं, ऐसी चीज कोई लिख देते हैं, ये ऐसी बात लिख देते हैं कि यूं जो तकता है आसमान को, तू आसमान में रहता है क्या, कोई रहंदा है आसमान दे विच, तुझे चैन क्यों नहीं मिलता, एक ही शख्स था जहान में क्या। कौन लिखता है चीज ਨੂੰ, ये वो लिख सकता है जिसने उसको उतनी इंटेंसिटी से फील किया होगा। आर यू गेटिंग इट।
सो ये है जो उसको पोइट बनाता है, यही चीज उसको लॉयल भी बनाती है, यही चीज उसको इंट्यूटिव भी बनाती है, राइट, उस इस रेमेडी को। इसलिए, मगर दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ यही उसको दर्द भी देगा। आर यू गेटिंग इट? एक चीज जो, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है जिसका हार्ट ब्रोकन है, जो बहुत सेंसिटिव है, उसने बहुत सारी जो चीजें फील की हैं, वो उसको दर्द भी दे रहा है, पर दर्द में से क्रिएटिविटी भी निकल रही है, दोनों एक साथ होती। कहते हैं ना कि स्वर्ग के लिए पहले मरना पड़ेगा आपको। तो अगर क्रिएटिव होना है तो पहले टूटना पड़ेगा, कुछ नए बनने के लिए कुछ टूटना पड़ता है। जस्ट लाइक दैट, शी इज सो सेंसिटिव कि एक ही टाइम पर वो उस चीज को बहुत अच्छे से फील करेगी जो उसको पेन भी देगी, मगर वही पेन, वही सेंसिटिविटी उसकी स्ट्रेंथ भी बन जाएगी, क्योंकि वो दूसरे की पेन को उतने अच्छे से समझ पाएगी, जिसको हम वर्ड यूज करते हैं एम्पैथी। अगर प्रोफेशनली देखा जाए, जैसे बीइंग ए होम्योपैथ और बीइंग ए फिजिशियन, ये फिजिशियन बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि इनमें मनी कम होएगी और सेंसिटिविटी टू द पर्सन ज्यादा होएगा। तो दोनों चीजें साथ में आती। तो जब वो लिखते हैं, एलन लिखते हैं कि फाइनली सेंसिटिव मूड, उनका मतलब ये है कहने का, दे आर हैविंग ए वेरी फाइन सेंसिटिव मूड, कि वो एक स्पॉन्ज की तरह है जो हर चीज को ऑब्जॉर्ब करेंगे, हर इमोशन को ऑब्जॉर्ब करेंगे। तो सिंपल एक स्माइल जो है, किसी ने उनको अगर स्माइल दे दिया, वो उनको लिफ्ट कर देगी। पर सिंपल सा फेस में हाय ऐसे कर दिया तो वो उसको उनको नीचे ले जाएगी, सारा का सारा। इसीलिए वो एकदम से, अब सोच के देखो, जो इतनी जल्दी वेरिएबल में जा सकते हैं, उनका मूड कैसे होएगा देखने में। वो एक पल में हंस सकते हैं और एक पल में रो सकते हैं, क्योंकि उनमें, अब ये सारी चीज क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ नर्वस टेम्परमेंट। आर यू गेटिंग इट? तो इसको प्रॉब्लम क्या आएगी जब हम इसको फॉर एग्जाम्पल ड्रामा कह देंगे। तो इसको ये याद रखने की बात है कि वो जो बिहेवियर एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट इज नॉट ए ड्रामा, बेसिकली इट इज ए डेप्थ। वो ड्रामा नहीं है उनके लिए, बेसिकली वो डेप्थ है, कि वो उस डेप्थ तक फील कर रहे हैं जिसमें आप नहीं फील कर रहे। इसलिए वो हर चीज पर मूव करेंगे। तो हम पढ़ते हैं कि मूव्ड बाय द म्यूजिक, सॉन्ग सुन लिया, रोना आ गया उनको। प्रॉब्लम ये है कि वो ड्रामा नहीं कर रहे हैं, वो उस सॉन्ग को उस इंटेंसिटी से फील कर रहे हैं कि वो रेजोनेट कर रहे हैं उसके साथ, उनका इमोशन है, अनकंट्रोलेबल एक्सप्रेस हो रहा है। ऐसे ही सॉरो, ऐसे ही इनजस्टिस, ऐसे ही ब्यूटी, ऐसे ही साइलेंस, हर चीज उनको इफेक्ट करेगी। आर यू गेटिंग इट? तो इसीलिए बहुत जल्दी वो रो सकते हैं और बहुत जल्दी वो हाई हो सकते हैं, मगर इस पूरी अप डाउन में वो एक चीज मेंटेन करके रखेंगे, जो उन्होंने बोला, दैट इज रिफाइननेस। रिफाइंड रहेंगे वो बहुत ज्यादा, मतलब वो बहुत ज्यादा आगे से अग्रेसिवली बिहेव नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग इट? ये इसमें कुछ डाउट है तो बताओ। अब देखो, ये सारा कुछ नक्सवामिका में बिल्कुल भी नहीं है, जबकि केमिकल सेम है। तो ये क्या बताता है, सिर्फ केमिकल रियल नहीं है, केमिकल के साथ उसके प्लांट का भी पार्ट है, उस केमिकल का एक अपना, उस प्लांट का अपना होना भी है, राइट। इग्निशिया अपने आप में भी एक रियलिटी है, हमने उसको भी अंडरस्टैंड करना है उसी का अदर पार्ट है, सेम केमिकल का दूसरा पार्ट है, जिसे हम पैसिव पार्ट कह सकते हो आप, है उसी का वो पैसिव पार्ट है, मगर उसकी जो पिक्चर है बिल्कुल डिफरेंट होगी। क्लियर है? जा सकते हैं, आगे चलें। इसी के साथ उसको भी कर लेते हैं कि जब उन्होंने लिखा है कि फाइनली सेंसिटिव मूड, साथ में कॉमे के साथ क्या है, डेलिकेट कॉन्सेंशियसनेस। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? वही सर, जैसे कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होएगी राइट एंड रॉन्ग को लेके। हम्म, ठीक है ना। वो बहुत सेंसिटिव होएगी राइट एंड रॉन्ग को लेके, मॉरल सेंसिटिविटी जिसको बोल सकते हैं। सो इसको और ऐसे मत लेके चलो। हाँ बच्चे। फिर ये पेशेंट हर एक्सटर्नल स्टिमुलस को बहुत ही डीपली फील करके फिर उसका हम्म रिएक्शन देगी। और सर मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसा आप
जैसे कि आपने बताया कि ग्रीशिया का पेशेंट जो है वो मतलब बताते बताते इमोशनल हो जाएगा, हर चीज से खुद को रिलेट करेगा, हर चीज में खुद हम्म को फील करेगा कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, या उस चीज को लेके हम्म फिर उसका सेंसिटिवनेस शो होता है। सर कहीं ना हम्म, कहीं पल्साटिला के पेशेंट की तो कुछ कुछ ऐसी होती है फीमेल बिल्कुल जो बिल्कुल। नहीं जाती है, तो देखो कैसे होगा स्टार्टिंग, ये? बिल्कुल बिल्कुल, देखो स्टार्टिंग लाइन में क्या लिखा है उसने, स्टार्ट ही कैसे किया उसने, इन ए स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट विद द फेयर कॉम्प्लेक्शन यील्डिंग, पहले क्या लिखा यील्डिंग, सेकंड क्या लिखा है लैक्रिमोस, बट स्लो एंड इनडिसिसिव पल्सेटिला, पर इसके लिए क्या लिखा है, इसके लिखा है माइल्ड डिस्पोजिशन, क्विक टू परसीव एंड रैपिड इन एग्जीक्यूशन। इसमें इसने नहीं लिखा लैक्रिमोस। इग्निशिया लैक्रिमोस नहीं है, वो रो रो के बात नहीं कर रही है, वो उस म्यूजिक को इतनी इंटेंसिटी फील कर रही है जिसमें रोना उसका एक्सप्रेशन है, वो उसकी सेंसिटिविटी का पार्ट है। पल्सिटिला में रोना उसका अपना पार्ट है। लैक्रिमोस है, हम पढ़ते हैं ना पल्सिटिला में कि वो बात ही नहीं कर पाएगी रोए बगैर। ऑन द कॉन्ट्ररी इग्निशिया में क्या आएगा, कैन नॉट क्राई, कंट्रोलिंग क्राई। आर यू गेटिंग इट? तो ये दो दिखने में एक्सप्रेशन सेम लग सकते हैं पर ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। सो पल्सिटिला का रोने का कारण ही अलग है बिल्कुल। इग्निशिया जब रोएगी, सपोज उसका रोना आ गया, तो उसका रोना कब आ रहा है, उसका उसकी सेंसिटिव, वो फील कर रही है उसको इतनी इंटेंसली, इतनी डेप्थ से उस चीज को, मगर जैसे उसे लगेगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट राइट, वो उसको कंट्रोल करेगी। इसीलिए इग्निशिया क्राई कैन नॉट में है, पल्सिटिला नहीं है उसमें। आर यू गेटिंग इट? यस सर। तो देखो इसको हम सोचते हैं राइट एंड रॉन्ग में ना पल्सिटिला का, कि इसको राइट एंड रॉन्ग का होता है। अब देखो वर्ड क्या यूज किया उन्होंने, अगेन डेलिकेट कॉन्सेंशियसनेस, कारण है ये वर्ड यूज करने का, डेलिकेट। वहां पर पीछे क्या यूज किया था, फाइन, यहाँ यूज किया डेलिकेट। कंसेंशियसनेस वी ऑल नो क्या है ना, कि फॉर एग्जांपल राइट एंड रॉन्ग, हम कहेंगे दिस इज राइट दिस इज रॉन्ग, ये करेगा ये नहीं करेगा, हम इसको ऐसे बोलते हैं। स्कूल जाना, काम करना, सब कुछ करना, अपना रूटीन में सारे अपने जो वर्क हैं वो सारे पूरे करने, अपनी ड्यूटीज पूरी करनी, पर ये उससे बढ़कर है, राइट, मतलब इंटेंसिटी में ज्यादा होएगा। जब ये कहना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, डेलिकेट का मतलब क्या होता है वैसे, डेलिकेट पर बहुत ज्यादा नाजुक। नाजुक। अब देखो इसमें क्या है, एक पर्सन के लिए हम कह सकते हैं कि यार ये बंदा अच्छा है, ये सही सही बंदा है यार, जो कहता है वही करता है ना, हम ऐसे ही कर देते हैं। पर दूसरा बंदा कोई हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल उसकी सिंसियरिटी उस चीज काम को लेके इतनी ज्यादा है कि वो हमेशा और हर चीज में चाहेगा कि जो सही है वही किया जाए। अगर इतनी इंटेंसिटी में फॉल करेगा तो हम उसको कह सकते हैं दैट इज डेलिकेट कंसेंशियसनेस, राइट। दोज वर डीपली अवेयर ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि ये राइट है ये रॉन्ग है। इवन अबाउट द सटल इमोशनल एरियाज, बहुत बहुत सटल, छोटी छोटी जो इमोशनल एरिया है वो भी, कि फॉर एग्जाम्पल अगर उसने किसी को बोल दिया तो वो अपने आप को भी क्वेश्चन करेगी, उसको भी कह सकती है कि यार मेरी बात कोई फील तो नहीं हुई तुझे, राइट, क्योंकि वो इतना भी नहीं चाहती कि अगर मैंने कुछ कहा है तो उस दूसरे बंदे को फील हो, कि जो तूने मुझे कहा था फॉर एग्जाम्पल, कि क्या बोलते हैं उसको, जो तूने मुझे कहा था मैं उसको समझ पाई हूँ कि नहीं समझ पाई हूँ, मैंने जो किया उसके लिए आर यू फीलिंग गुड फॉर दैट, मतलब वो उस चीज के लिए भी है, राइट। और अपने आप को क्वेश्चन करेगी वो कि मैं इसमें डिफरेंटली एक्ट कर सकती थी नहीं कर सकती थी। एम आई क्लियर? हाँ जी। अब इसके एक स्टेप आगे जाओ, जो बंदा ऐसा होएगा प्रॉब्लम कहाँ आएगी, हमेशा याद रखो ये लाइन, कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस एक ही चीज होती है, एक ही चीज के दो एक्सप्रेशन है। छोटी कीड़ी चीनी ढूंढ लेती है अपने स्मेल से, उसी डब्बे में आप लौंग डाल दो 8-10, दोबारा से कीड़ी उस डब्बे में नहीं आएगी, क्योंकि अब उसको वही स्मेल इतनी इंटेंस मिल रही है कि वो उसके बाकी की स्मेल आनी बंद होगी उसको, हमने उसका जो ऑर्गन सिस्टम है उसको ड्रेन कर दिया। अब वो उस चीनी के डिब्बे में अब नहीं आएगी लौंग डालने से,
हमने क्या किया, उसी की स्ट्रेंथ को एज ए वीकनेस बना दिया और अपना काम निकाला उसमें से। आर यू गेटिंग इट? ऐसे ही करते हैं ना, आपके घरों में भी होता होगा। नहीं होता तो कर लिया करो, अगर चीनी के डिब्बे में वो कीड़ी जा रही है तो उसमें लौंग डाल दो थोड़े से, क्योंकि उसकी उसकी सेंस ऑफ स्मेल इतनी, चींटी की इतनी हाइटेंड है, राइट, कि अब जो लौंग की जो एक्स्ट्रा स्मेल है वो बहुत ज्यादा फील होएगी उसको, हमारे से ज्यादा, राइट। तो अगर ये फॉर एग्जाम्पल डेलिकेटली कॉन्शियसनेस है, उसका मतलब क्या है, अच्छी बात है कि बुरी बात है, बोलो। बचोस, कोई है, सारे चले गए। सर बुरी बात है। बुरी बात है, गंदी बात है, चलो। अब देखो, है तो अच्छी बात है, अगर ये इतनी फाइन, अगर कोई है इतनी सिंसियरिटी से वर्क कर रहा है, बात तो अच्छी है, दिस इज ब्यूटीफुल, जिसे हम कह सकते हैं कि मॉरल फाइननेस है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये बर्डन भी है। बर्डन ऐसा है कि छोटी सी बात, छोटी सी मिस्टेक इसके लिए बहुत बड़ी बन जाएगी, तो इसीलिए उसके ऊपर फिर साइलेंटली ये ग्रीफ करेगी, गिल्ट लेके आएगी, शेम की फीलिंग आएगी, राइट। और दूसरे बंदे ने उसको फील भी नहीं किया होगा कि ऐसी बात होगी। सपोज इसने कोई जवाब दे दिया किसी को, इसलिए इसके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे ऐसे नहीं देना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। हो सकता है दूसरे बंदे ने ये फील भी ना किया हो, पर ये उस चीज को बहुत ज्यादा फील करेगी। एंड दैट इज वाई जब एलन वर्ड लिखते हैं डेलिकेट, उनका मतलब ये है कि स्लाइट कॉन्सेंशियसनेस में अल्टरेशन जो है इसको डिस्टर्ब करेगी। समझ आ रहा है कि नहीं, कि जो इसकी कॉन्साइंस है, जो इसकी जो कॉन्शियसनेस है, जो इसकी कॉन्साइंस है अंदर की, जो इसको राइट एंड रॉन्ग बनाती है, वो इतनी डेलिकेट है, वो इतनी डेलिकेट है, लाइक ए मरकरी, कि स्लाइट टेम्परेचर से वो चेंज फील करेगी, स्लाइट वेरिएशन भी वो फील करेगी। तो इसलिए वो बात जो किसी और को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती है, बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करती है, हम ऊंची आवाज में वो जवाब भी दे देगा, उसे मैटर नहीं करेगा कि उसने जवाब दे दिया, इसकी वो ऊंची आवाज भी नहीं होएगी, पर फिर भी ये फील कर सकती है उसको कि नहीं, मुझे इस वे में उसको आंसर नहीं करना चाहिए था। सो दिस इज व्हाट व्हेन यू वांट टू से डेलिकेट। तो इसीलिए ये पहले अपोलोजाइज करनी चाहेगी, जबकि इसकी गलती भी नहीं है, पर इसके मन में, क्योंकि इसकी कॉन्सेंशियसनेस इतनी डेलिकेट है, जो छोटी सी, जैसे फॉर हम कह नहीं देते, अब वो ये देखो, वो सामने, वो एक सामने वो लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, रुको, कहाँ है कैमरे का रिवर्स, ये देखो, इसको क्या बोलते हैं, ड्रीम कैचर। अब ठीक है ना। अब और कोई मेरे रूम में देखो, कोई चीज हिल रही है, कोई चीज नहीं हिलेगी, राइट, मगर ये हिल रहा है, क्यों हिल रहा है, क्यों हिल रहा है ये, क्योंकि वो फेदर्स हैं लाइक। फेदर्स हैं, फेदर्स हैं, डेलिकेट, समझ आई। सो जो डेलिकेट होएगी वो इजिली मूव करेगी, वो इजिली मूव करेगी। तो यहां पर जब एलन लिखते हैं डेलिकेट कॉन्शियसनेस, उसका मतलब ये है, समझ रहे हो। अब देखो, एक छोटी सी बात है, पर वो बात इतनी सिंपल नहीं है, अगर उसको हम समझेंगे तो उसकी डेप्थ समझ आएगी, राइट। तो वो फॉर एग्जाम्पल कोई बात है, तो वो अगर उसे लगता है कि पीस हो जाएगी अगर मैं सॉरी बोल दूं, वो सॉरी बोल देगी उस चीज को लेके, उसका फॉल्ट भी नहीं है, फिर भी वो अपोलोजाइज कर लेगी, अपने दर्द को अंदर ही रख लेगी, अकेली रोएगी, बिकॉज वो रोके भी शो नहीं करना चाहती। यहां ये पल्सिटिला से डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, ये रोके भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, क्यों, क्योंकि रोना भी क्या हो जाएगा कि दूसरा बंदा फील कर लेगा, यार उसे फील हो जाएगा ये बात, ये भी क्यों फील करवाना है उसको। इसीलिए इग्निशिया नैट्रम्यूर में हम कहते हैं कि दे क्राई व्हेन दे आर अलोन, पर पल्सेटिला रोएगी, वो अनकंट्रोलेबल है, वो उसका पार्ट है रोना, उसको रोना आ ही जाएगा, वो अपनी नरेट नहीं कर सकती बिना रोए, पल्सेटिला जो होगी। आर यू गेटिंग इट? तो अब ऐसे लेके चलो कि ये ट्यूनिंग फोक है ह्यूमन इमोशन का, ये वाइब्रेट करेगा साइलेंस में भी, ये लेके चलो, ये इतना डेलिकेट है।
जितना डेलिकेट है, स्लाइटेस्ट जो हवा है वो भी इसको मूव कर देगी। स्लाइटेस्ट हवा मतलब स्लाइटेस्ट टोन मूव कर देगी, स्लाइटेस्ट बात मूव कर देगी, स्लाइटेस्ट कही हुई बात इसको डिस्टर्ब कर देगी। क्लियर है? समझ यस आया? सर। समझ आया? सो जब आपने एलन पढ़नी है, एलन ऐसे पढ़नी है आपने, उसके वर्ड्स को ऐसे स्किप करके ऐसे निकल नहीं जाना है कि डेलिकेट कॉन्शियसनेस ये नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब भी एलन लिखेगा तो उसके पीछे कारण है, उसके कारण को समझने की कोशिश करो कि क्यों कहा गया होगा उसने ये, बाकी जगह नहीं लगाया ये वर्ड डेलिकेट कॉन्शियसनेस, तो यहाँ क्यों लिखा उसने डेलिकेट कॉन्शियसनेस, वहां पर फाइन क्यों वर्ड यूज किया उसने, राइट? तो जो वर्ड यूज किया वो इंपॉर्टेंट है। उससे नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमने उस नर्वस टेम्परामेंट को देन फिजियोलॉजी में भी लेके आना है। फिजियोलॉजी के लिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो उसको बताओ। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं? इसको नॉर्मल में बोल देते हैं कि हाईली रिस्पॉन्सिव नर्वस सिस्टम। नॉर्मल मेडिकल टर्म में इसको क्या बोलते हैं कि इसका जो नर्वस सिस्टम है वो हाईली रिस्पॉन्सिव है। तो कौन सा सिस्टम होएगा एक्टिव इसमें? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक, राइट? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इसमें एक्टिव होएगा, राइट? इसीलिए इसमें देखो साइन क्या आते हैं, ट्रेम्बलिंग, साइंग, स्पाज्मोडिक टेंडेंसीज, इंसोम्निया, डाइजेस्टिव इशू, लंप फीलिंग, ये सारे इश्यूज आते हैं। डिस्टर्बेंस किसके साथ होती है? देखो इमोशन की डिस्टर्बेंस किसके साथ है? स्टमक टाइट हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट आफ्टर ए ग्रीफ, ये सारे के सारे किसके साथ है? किसके साथ है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ, राइट? तो आप इसको ये लेके चलो कि ये इसमें जो है, फॉर एग्जांपल जो इसका लिम्बिक सिस्टम है ये जल्दी एक्टिवेट होएगा, इसी को वो लिखते हैं क्विक टू परसीव, रैपिड इन एक्शन, राइट? तो उस कंडीशन में ये उस जो फीलिंग की रीजंस आएंगे वो बहुत जल्दी आएंगे इसमें, और मॉड्यूलेट नहीं कर पाएगी उसको, मॉड्यूलेशन एब्सेंट है इसमें। एब्सेंट नहीं मतलब स्लो है मॉड्यूलेशन। तो आप इसको इसको वर्ड क्या यूज करते हैं हम? कॉर्टिकल इनहिबिशन, राइट? जो कॉर्टिकल इनहिबिशन है वो स्लो हो जाएगा इसमें। आर यू गेटिंग इट? तो ये एक बार फिर बताना मॉड्यूलेशन वाला। देखो इसमें क्या आएगा, देखो हाइपर रिस्पॉन्स होएगा तो इसमें नॉर्मली जो एक्शन वर्क करेगा, देखो इसमें क्या आता है, जब ग्रीफ आता है साइंग आती है। साइंग में कौन सी नर्व स्टिमुलेट होती है? अब ऐसे ना करो। पैरासिम्प वेगस। वेगस नर्व। वेगस किस में फॉल करती है जब वो हाइपर एक्टिव हो जाती है? तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट? तो देखो इसमें सिस्टम इसके सिम्टम से भी देखो क्या चीज आ रही। सिम्टम में क्या होता है? ट्रेम्बलिंग हो जाना, पैनिक हो जाना, सांस ना आना, लंप फील होना, टाइट फील होना, साइंग होनी, राइट? पेट डिस्टर्ब हो जाना, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाना, ये सारे सिम्टम जहां पर बॉडी माइंड कनेक्शन है, साइकोसोमेटिक, राइट? तो इसीलिए जो मेन सिस्टम यहाँ एक्टिवेट होएगा वो कौन सा होएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जब वो लिखते हैं फॉर एग्जांपल नर्वस टेम्परामेंट, ये उसका एक पार्ट है। नर्वस टेम्परामेंट इसका मतलब इनका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो ज्यादा एक्टिव रहेगा। इसीलिए ये इसमें जब लिखा गया क्विक टू रिएक्ट, तो इसीलिए क्विक टू रिएक्ट क्योंकि इनका जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है वो बहुत एक्टिव है, तो वो पहले ही रिएक्ट कर देगा। इसीलिए इसमें ये सारी प्रॉब्लम आएंगी, राइट? समझ आए? यस सर। राइट? अब देखो अगर ये चीज आएगी तो दूसरी तरफ देखो इसका क्या होएगा। दूसरी तरफ क्या होएगा? इसी सिस्टम को अगर ये इतने रिफाइन है, इतने सेंसिटिव हैं, दूसरी तरफ लेके जाओ जरा इसको। अगर ये किसी चीज को टेस्ट करेंगे तो कैसे टेस्ट करेंगे?
किसी चीज को फील करेंगे तो कैसे फील करेंगे, किसी चीज को परसीव करेंगे तो कैसे फील करेंगे, इंटेंसली। इंटेंसली फील करेंगे। तो इनका सिस्टम कैसे है, डेलिकेट। तो सोच के देखो, जितने टी टेस्टर्स होते हैं, अगर आपके पास कोई आता है जो टी टेस्टर है, कॉफी टेस्टर है, चॉकलेट टेस्टर है, या बाकी जो टेस्टिंग वाले जॉब्स होती हैं, आपको मालूम है ना ऐसी जॉब्स होती हैं, बहुत हाईली पेड होते हैं ये लोग, जो टी टेस्टर्स हैं या कॉफी टेस्टर्स हैं, जो टेस्ट करके उसके फ्लेवर्स को बताते हैं आपको क्या क्या कैसे कैसे, राइट। तो ये बंदे, इन बंदों में नेचुरल एबिलिटी होगी उन चीजों की। देखो एक तरह वीकनेस है, पर अगर वो उसको समझ पाएगा, उसका पार्ट बन जाएगा, तो यही उसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो उसके लाइफ के कितने इश्यूज हैं जो सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ इतनी सी बात से। क्यों? क्योंकि वो वहां भी डेलिकेटली उस चीज को पिक कर पाएंगे, इस टेस्ट को। तो ये अगर शेफ होएंगे तो कैसे शेफ होएंगे, जो खाना खा के बता देंगे इसके इंग्रेडिएंट क्या है, क्योंकि वो छोटे छोटे फ्लेवर्स को सेंस कर सकते हैं। वो वैसे नहीं है कि हाँ स्वाद आ, जिद्दां पंजाबी ਆਪਾਂ ਹੁੰਨੇ ਕੀ ਸੀਗਾ बड़ा स्वाद ਸੀਗਾ, वो नहीं। दे आर वेरी सेंसिटिव। वो छोटी छोटी वेरिएशन भी बता देंगे, ये ज्यादा था, ये कम था, इसमें ये डला हुआ था, इसमें ये डला हुआ था। ऐसे देखना, कई बार कोई कुक होते हैं जो ऑनलाइन आप देखो, या इन केस जो उसमें आते हैं मिस्टर शेफ में या किसी में, तो उसमें वो कैसे, वो कई बार इंग्रेडिएंट्स तक बता देते हैं कि इसमें क्या है। वो कौन लोग होते हैं, वो डेलिकेट होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, वो इसी का पार्ट है। क्लियर हो रहा है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ 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 सर एक बात आपने बोली इसमें कि जैसे सपोज सेंस कर रहे हैं तो पहले ही रिएक्ट कर देते हैं, हाँ हाँ पर वो अब रिएक्शन भी उसका दो तरीके से आ रहा है, एक तो अनकंट्रोल्ड आ रहा है पर एक हाँ तरफ हाँ वो हाँ, कंट्रोल भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर वो थोड़ा इलेबोरेट कर दो कि कैसे यही वो मतलब यही अगर यही अगर उसकी उसका नेक। बता बता बता। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मतलब एक्टिवेटेड है, तो वो हम्म। रिएक्शन कैसे मतलब अपना कंट्रोल कर सकते हैं या मॉड्यूलेट कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। यहीं से नेक्स्ट लाइन शुरू हो जाती है, इट इज अ रेमेडी ऑफ ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शन। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इनके अंदर की फाइट। कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है? कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ बाहर नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन अंदर भी है कि नहीं? ये कहना चाहते हैं वो बात, मगर कह नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कहने में भी इनको लगता है कि गलत हो जाएगा। क्या थी लाइन वो, है ना, खामोश रहूं तो मुश्किल है, कह दूं तो शिकायत होती है। वो खामोश भी नहीं रहा जाता पे, खामोश रहूं तो मुश्किल है, वो कह दूं तो शिकायत होती है। कहना कह नहीं सकता मैं, क्योंकि वो शिकायत है कि जे मैं कह दूंगा, मैं एक्सप्रेस कर दूंगा कि यार मैं फील कर रहे हैं, दे कांट डू दैट। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੌਂਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाएगा, डुअलिटी आनी शुरू हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? सो जब इसका कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे तो उसमें इसका रोल है कि अंदर से दे आर सो सेंसिटिव कि इन्होंने उसको फील कर लिया बहुत ज्यादा, मगर अब ये बता भी नहीं सकते उसको, उस लैंग्वेज में कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो लैंग्वेज में कहना भी खता हो जाएगी। उनके लिए वो गुनाह हो जाएगा कि नहीं मैं इस बात को कह कैसे दूं। तो देन दे कंट्रोल इट। तो इसीलिए जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इनका नर्वस सिस्टम शाउट नहीं करता, दे ट्रेम्बल इनसाइड। तो आप ऐसे लेके चलो कि जैसे किसी चीज को, इसकी एक लाइन मैंने लिखी थी जब एक आई थी, रुको मैं बताता हूं आपको। क्या थी वो लाइन? हाँ, व्हेन साइलेंस एक्स लाउडर देन वर्ड्स, राइट। कह नहीं पाएंगे, मगर इनको लगेगा कि यार गलत हो गया, अब मेरे साथ ये बात हो गई तो मैं करूं क्या? अब इस सिचुएशन में किया नहीं जा सकता कुछ। अगर मैं ये बात कह दूंगी, ये कहने में भी खता है, ये इंसल्ट है उस बंदे की, ये अगर मैं कह भी दूंगी। अब इसको ऐसे लेके चलो, टीचर की बात है, टीचर ने आपको कुछ कह दिया, आपने वो बात फील कर ली उसको, उस चीज को बहुत ज्यादा, मगर आप उसको क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हो कि नहीं, अगर ये क्वेश्चन भी कर दिया तो ये डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी मेरे टीचर की। अब वो चीज अंदर तंग करेगी। देन अगर वो आपके नर्वस सिस्टम को मॉड्यूलेट करना शुरू कर दे, और आप अंदर से वो सारी चीजें फील कर रहे हैं और बाहर से आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये कंडीशन इग्निशिया की स्टेट आ जाएगी। आर यू गेटिंग इट? तो सर फिर इसका हिस्टीरिया वाला एस्पेक्ट कैसे तभी मतलब आएगा ना हिस्टीरिया। अब देखो इसका हिस्टीरिया भी उसको वो आगे आएगा, आप चिंता मत करो। हिस्टीरिया आएगा। हिस्टीरिया कब आता है?
जब कोई भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है उसके लिए। मगर हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर वो रिस्पॉन्ड कर दे, हिस्टीरिया नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी की डेथ हो गई, अगर वो रो पड़े, हम कहते नहीं है कि इसको रुला दो यार, किसी तरह अगर ये रो पड़ेगी ये ठीक हो जाएगी, हम कहते हैं ना ये। अगर वो रो पड़े तो वो ठीक हो जाएगी, मगर वो रो नहीं रही है, क्राई कैन नॉट। अब जब वो क्राई आएगी, वो अंदर से, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है, वो हिस्टेरिकली सारी सिचुएशन निकल के आती है। फिर आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, वो समझ आ जाएगा, चिंता मत कर। ठीक है, थैंक यू सर। तो इसको रिलेट करना हो ना, तो एक वो स्टोरी थी, एक रामायण में स्टोरी पढ़ी हुई है अहिल्या की। किसने पढ़ी है अहिल्या की स्टोरी? कौन थी अहिल्या? अहिल्या ही कहते हैं उसको, कौन कहते हैं? मुझे तो दिमाग में यही आ रही है, अहिल्या। सर्च करना, गूगल करना, अहिल्या है कोई? यस हाँ सर। जी सर है। है ना अहिल्या? नाम नाम तो यही है पर स्टोरी नहीं याद है। हाँ, अहिल्या ऋषि गौतम दी वाइफ ਸੀਗੀ अहिल्या। ऋषि गौतम अपनी बेसिक पूजा वास्ते गए हुए ਸੀ ਕਿਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਪੋਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੰद्रदेव ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੰद्रदेव, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਆਪਣਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਖਰਾਬ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਗੈਟ ਇੰਟੀਮੇਟ ਵਿਦ ਅਹਿल्या ਬੇਸਿਕਲੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪ ਕਿਹਦਾ ਬਣਾਇਆ? ਗੌਤਮ ऋषि ਦਾ। ਗੌਤਮ ऋषि ਦਾ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰੀ ਦੋ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਹਿल्या ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੌਤਮ ऋषि ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਆਊਟ ਆਫ ਬਿਊਟੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੀ ਗੈਟ ਇਨਟੂ दैट। ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ऋषि ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ऋषि ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਇੰद्रदेव ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਉਹਨੇ ਅਹਿल्या ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜਲੀ, ਉਹਨੇ ਇੰद्रदेव ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅਹਿल्या ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਂ ਸਟੋਨ ਦੀ। ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੇਂਗੀ? ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਪੈਰ ਇਸ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਨ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਨਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਲਾਈਫ। ਏਲੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੈਕ ਚ ਲਾਈਫ ਆਈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਟੋਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ, ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਮਿਸਟੇਕ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਫਰ ਕੌਣ ਕੀਤਾ? ਸਫਰ ਏਲੀਆ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸੀ। ਸਫਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬੀਇੰਗ ਏ ਲੇਡੀ, ਤੇ ਕੀ ਬਣੀ? ਸਟੋਨ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਆਲ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਾਰਾ। ਚੇਂਜ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਊਗਾ? ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ, ਅਗੇਨ ਅ ਮੇਲ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ? ਜਸਟ ਬਾਈ ਅ ਡੈਲੀਕੇਟ ਟੱਚ ਆਫ ਦ ਫੀਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਅਗੇਨ ਕੇਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ दैट ਕਿ ਫॉर एग्जांपल ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਇਗਨੀਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੈਫਿਸ ਗੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਐਂਗਰ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਟ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਗਰ ਆਊਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਇਟ? ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ? सर ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, जैसे सपोज किसी और पर्सन का अगर जेंटल टच है या कुछ भी है, उससे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। और इसको कहीं लिख ले साइड पे, कॉपी पे, ये चीज जो लाइन तूने बोली। और सर बस इसमें हेल्पलेसनेस भी है। हेल्पलेसनेस भी है, तू भी लिख ले हेल्पलेसनेस। और सर सेक्सुअल डिजायर भी देख सकते हैं इससे कि हम्म, लिख ले। और कोई और है तुषार, तुझे कुछ लगा? सर फीमेल की गलती के बिना भी उसी को ही सजा मिली है, फीमेल को ही। सही है ना? कितनी गलत गल है, लिख ले ये भी तो।
ठीक है सर। बीइंग ए होम्योपैथ हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखने चाहिए। अगर डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें दिखेंगे तो हम बेटर एनालिसिस में जा सकते हैं। याद रखना इस चीज को। बिल्कुल सही है, गलती उसकी नहीं थी। राइट। गलती उसकी नहीं थी, तो गलती किसी और की थी, सजा उसको मिली। आर यू गेटिंग इट? मगर अब गलती एक मेल ने की, गलती फीमेल को मिली। अब इसको कौन ठीक करेगा? अगेन एक मेल। समझ रहे हो इस बात को? सीता के पैर से नहीं वो ठीक होएगी, वो राम के पैर से ठीक होएगी। पिक कर सकते हो इस बात को? दूसरी बात, हाथ से क्यों नहीं ठीक हो रही है, पैर से क्यों ठीक हो रही है? फील कर सकते हो इस बात को? अपने ऊपर लेके देखो। कोई आपको छुए हाथ से और आप ठीक हो जाओ, कोई आपको छुए पैर से और आप ठीक हो जाओ, क्या ये दोनों सेम है? नहीं सर। सेम है, सोच के देखो। सेम है कि कुछ है इसमें फर्क? बहुत सटल सा फर्क है। गिल्ट वाला है ना इसमें, अपने आप को बहुत नीचे फील कर रही हूँ। कौन करवा रहा है? लिखने वाला। सो लिखने इट वाला। टेल्स सो इट टेल्स अबाउट द सोसाइटी जहां पर ये हम्म। स्टोरी लिखी गई। इट टेल्स अबाउट द कि सोशली फीमेल को कैसे लेते थे तब उस मोमेंट में। गलती भी उसकी नहीं है तो पत्थर भी वही बनेगी। और पत्थर से जब वो दोबारा से लाइफ में आएगी तब भी सीता नहीं करेगी, राम करेंगे, श्री राम करेंगे। जो श्री राम भी करेंगे तो उनका पैर करेगा, हाथ नहीं करेगा। सो यू शुड बी सेंसिटिव। यू शुड यू शुड सी बिटवीन द लाइन्स, यू शुड सी द डिफरेंट फैक्ट्स, जो छोटी छोटी चीजें और जो छुपी हुई हैं बेसिकली, जो कुछ कहना चाहती हैं। हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं कह रहा हूं मैं ठीक हूं। दिस इज व्हाट आई फेल्ट जब मैंने उसको स्टोरी को, जब मैं पढ़ रहा था ये स्टोरी याद आई मुझे। तो स्टोरी मैंने पहले भी पढ़ी हुई थी, तो एकदम से ये पार्ट्स मेरे सामने आए कि इसको यूज किया जा सकता है फॉर ए डिस्कशन। पर उसमें ये छोटी छोटी चीजें नजर आई मुझे कि जो मुझे लगता है यार नहीं होनी चाहिए थी इसकी जगह। अगर ये होता, अगर सीता का टच होता और सीता का उसका हाथ सिर पे पत्थर पे रखते तो वो रिवाइव होती, तो हम कह सकते हैं कि वो कंप्लीट हो जाती वहां पर वो स्टोरी। मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम। पर दिस इज हाउ वी कैन सी डिफरेंट थिंग्स। आर यू गेटिंग इट? क्लियर बच्चों? सर एक चीज, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंगर ऑफ स्टेफिस एग्री और इग्निशिया के एंगर में क्या डिफरेंस होता है? क्या पता, मुझे क्या पता। ये तो ये पूरी हम इग्निशिया कर लेंगे तो डिस्कस कर सकते हैं इसको। सर देखो अभी इतनी देर में हमने 1 घंटे में अभी सिर्फ एक पैरा डिस्कस किया है इसका। अगर नेक्स्ट पैरा जब आएगा, देखो इसमें डॉक्टर साहब कभी भी हम एक पार्ट से नहीं डिफरेंशिएट कर सकते। हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसकी जर्नी से। सारी की सारी जर्नी हमें इंडिकेट करेगी कि ये स्टेफिस गेरिया की जर्नी है, ये उसकी जर्नी। सिंपल एंगर से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि बहुत बेसिक ह्यूमन इमोशन है। मगर क्या परसीव किया उसने जिसके कारण उसको गुस्सा आया, वो उसको कलर देगा कि ये स्टेफिस गेरिया है कि इग्निशिया है। उसकी परसेप्शन सब चेंज करेगी। तो एंगर से आप कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो अगर आप अभी जो हमने डिस्कस किया उसमें आप ये ले लोगे कि ये कभी गुस्सा नहीं करेगी, तो भी आप गलत हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे रूब्रिक्स हैं जिसमें इग्निशिया पड़ी हुई है, जिसमें बहुत सारा एग्रेशन एंड एग्रेसिवनेस है। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ रूब्रिक आपको बता देता हूँ, रुको। सर एंगर के तो बहुत सारे रूब्रिक में है इग्निशिया। देखो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, वेक्सेशन एंड फ्राइट। राइट।
चला गया सारा कुछ। अब्यूजिव इंसल्टिंग, देखो इसमें भी पड़ी हुई है इग्निशिया, राइट। एंगर वायलेंट उसमें पड़ी है, बाइट डिजायर टू में पड़ी है, डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ क्लोथ्स में पड़ी है, राइट। इंसैनिटी मैडनेस में पड़ी है, मैनिया में, पैशनेट में, कोलसम, रेज, फ्यूरी, इसमें भी पड़ी। पर ये एक लेवल पर आके ट्रिगर होएगा। अगर सिर्फ इसको देखोगे आप कभी नहीं डिसाइड कर सकते, आपको पीछे की जर्नी देखनी पड़ेगी। पीछे की जर्नी में वो डेलिकेसी, वो सब कुछ नजर आएगा आपको, राइट। तो कभी भी आप एक उसके जो नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है जैसे जेलसी, जैसे एंगर, उसके आप उसके ऊपर डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो बहुत स्ट्रांग है। सपोज जेलसी है, पर जेलसी इतनी है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इट कैन बी एन एपिस और हाइस्कैमस, हम कह सकते हैं उसको, राइट। अगर चाइल्डिश है तो हाइस्कैमस है, अगर बहुत ज्यादा जेलसी है तो हम एपिस कह सकते हैं, लेकेसिस इन मेल कह सकते हैं। जैसे रूब्रिक भी है, जेलसी इन फीमेल, राइट, एपिस एंड जेलसी इन मेल लेकेसिस, तो हम कह सकते हैं। मगर एंगर बहुत बेसिक ह्यूमन इमोशन है और उसमें कितनी सारी रेमेडीज पड़ी हैं, तो हम उसको ऐसे नहीं डिफरेंशिएट कर सकते। क्लियर? चलो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे द रेमेडी ऑफ द ग्रेट कॉन्ट्रडिक्शन वाला पैराग्राफ, और उसके बाद वाला भी मेंटल रेपिडिटी। और इसको अब दोबारा से ऐसे पढ़ना जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इसको इस तरह से छोटी छोटी चीजें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, क्या है, कैसे है,